Assalamu alaikum and welcome to lecture 28. Our topic is investment analysis and portfolio management. Let's have a look at today's outline. Today we will discuss recap of the previous lecture, choosing an investment portfolio, which we have discussed in our previous lecture as well, but we have not discussed 4 important elements in detail, which we have to discuss and cover today. To understand the capital asset pricing model and its uses in financial management, systematic and unsystematic risk. To apply the adjusted present value approach to decision making. So let's start with choosing an investment portfolio. As you know, we have discussed portfolio theory and its basis, how to create a efficient portfolio and what are the elements to consider when we have to build portfolio. What are the risks and what are the returns and what is the purpose of portfolio construction. तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि चूजिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जिसमें आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टर प्रेफरेंस आ रहा है एफिशिएंट पोर्टफोलियोज एंड एफिशिएंट फ्रंटियर, द मार्केट पोर्टफोलियो, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स एंड चूजिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, मार्केट प्रीमियम, बीटा फैक्टर ऑफ ए पोर्टफोलियो, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं व्हेन यू हैव टू चूज अ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. और इसमें जो शुरू के एलिमेंट्स हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन आवर 26 लेक्चर के इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस, एफिशिएंट पोर्टफोलियो एंड एफिशिएंट फ्रंटियर और मार्केट पोर्टफोलियो में क्या क्या आपको कंसीडर करना होगा व्हेन यू आर गोइंग टू चूज अ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. और लास्ट लेक्चर में हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को टच कर चुके हैं कि उसमें रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की क्या इम्प्लीकेशंस हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते वक्त. अभी हम डिटेल में रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एंड चूजिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, मार्केट प्रीमियम, बीटा फैक्टर ऑफ पोर्टफोलियो और सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क को डिस्कस करेंगे. और यहीं से हम फिर अपने टॉपिक को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि कैपम में, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में यूज होते हैं और इनकी इम्प्लीकेशंस उसमें बहुत ज्यादा हैं. तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एंड चूजिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्या है? अ स्टॉक मार्केट विल हैव सम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी डिस्कस किया था और अपने बीच में लेक्चर्स में भी, काफी लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर सर्टेन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टर्स. और वो नॉर्मली गवर्नमेंट स्टॉक होते हैं कि गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स मार्केट में फ्लोट करते हैं, स्टॉक को फ्लोट करते हैं, तो उसमें फिक्स प्रीमियम मिल रहा होता है और वो यूजुअली रिस्क फ्री होते हैं. दीज आर इन्वेस्टमेंट्स विद नो इन्वेस्टमेंट रिस्क. लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन में उसको क्या लेंगे? दीज आर द इन्वेस्टमेंट विद नो इन्वेस्टमेंट रिस्क. इन प्रैक्टिस गवर्नमेंट बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन द डोमेस्टिक करेंसी आर क्लासिफाइड एज रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स. If a portfolio of risk-free investments is shown on a graph with the efficient frontier portfolio and the market portfolio, it will be shown as a point on the y-axis where risk is 0. जो कि हम अपनी previous lecture में end में देख चुके थे कि risk-free investment को जब हमने draw किया with efficient frontier, तो वहाँ पे हमने जो return show किया, that is at point where there is no risk. This is shown at portfolio G in the graph below. जैसे कि आपके सामने वो ग्राफ आ गया है और ये वाला ग्राफ हमने पहले भी देखा हुआ है. इसमें एक्सप्लेनेशन है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से
कि दिस इज योर पोर्टफोलियो जी विच इज रिस्क फ्री बिकॉज हियर रिस्क इज जीरो. रिस्क इज शोन एट एक्स एक्सिस एंड रिटर्न इज शोन एज वाई एक्सिस. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे देयर इज नो रिस्क फॉर द इन्वेस्टर. एंड देन देयर इज अनदर पोर्टफोलियो विच इज पोर्टफोलियो बी. लेकिन आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसका रिटर्न ज्यादा है एज कंपेयर टू रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब रिस्क आप ले रहे हैं तो आप रिटर्न भी ज्यादा रिक्वायर कर रहे हैं. और फिर अब हमने जब एफिशिएंट फ्रंटियर को ड्रॉ किया तो वो पॉइंट आपका क्या निकला, डेट इज लोकेटेड एट पोर्टफोलियो एम. कि वो पोर्टफोलियो जो एफिशिएंट फ्रंटियर या एफिशिएंट पोर्टफोलियो को शो कर रहा है. और जब आपका एफिशिएंट फ्रंटियर जहां पे कोइंसाइड हो जाएगा विद द योर कैपिटल मार्केट लाइन, तो वहां वो पोर्टफोलियो आपका सबसे बेस्ट होगा और वहां पे रिटर्न आपको एट ए स्पेसिफाइड लेवल ऑफ रिस्क सबसे बेस्ट रिटर्न आपको मिल रहा होगा. द मार्केट पोर्टफोलियो डज नॉट इंक्लूड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पोर्टफोलियो एम जो हमने पीछे देखा है वहां पे डज नॉट इंक्लूड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट. Investors, however, may choose a portfolio consisting partly of the market portfolio and partly of risk-free investment, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टर ऐसा पोर्टफोलियो बनाएगा जिसमें उसके पास रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट भी होंगी और मार्केट इन्वेस्टमेंट भी होगी. A straight line can be drawn from the portfolio that is 100% risk-free, that is portfolio G on the graphical representation, and that touches the efficient frontier at a tangent. और वो पॉइंट हमने बताया था कि ये efficient frontier पे सबसे बेस्ट पॉइंट है. This will be at the market portfolio M. An investor can select any portfolio on this line, such as portfolio B, P, to provide a mixture of risk-free investments and the market portfolio investment. The line that joins portfolio G and the market portfolio M is called the capital market line. The capital market line shows all combinations of risk-free investments and market portfolio investments that investors may select. जो हमने ग्राफ शो किया था उसमें हम देख रहे थे कि जो लाइन ड्रॉ की है कैपिटल मार्केट लाइन, which and that line starts from the risk free investment, risk free portfolio. और उसमें ऐसे पोर्टफोलियो भी आए हैं जो रिस्क फ्री में एसेट्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है उन पोर्टफोलियो में, प्लस उसमें मार्केट एसेट्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है. The capital market line extends beyond market portfolio M. Portfolios on this part of the CML are created when an investor uses all his own money, and in addition borrows additional funds. क्योंकि जब वो मार्केट लाइन से मार्केट पोर्टफोलियो से एक्सीड करेगा तो उसके बाद वो अपने इन्वेस्टमेंट के अलावा बोरो भी करेगा फंड्स एट अ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्योंकि वहां पे हमने ये देखा था कैपिटल मार्केट लाइन जो स्टार्ट हो रही है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन मार्केट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. दिस पॉइंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द मार्केट, उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट था जब हम चूज करने जा रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, दैट इज मार्केट प्रीमियम. इफ एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क फ्री एसेट्स, he will receive his risk-free rate of return, which is interest yield on those risk-free assets. जैसे कि हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि उस पे जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है डेट इज फिक्स्ड और वो रिस्क फ्री है और एक कांस्टेंट लेवल पे आपको मिलता रहेगा. तो उन एसेट्स पे जो रिटर्न मिल रहा है वो कहलाते हैं रिस्क फ्री रिटर्न और रिस्क फ्री एसेट्स. So to compensate an investor for investing in the market portfolio, the expected return must be higher than on risk-free investments. यानी कि वो प्रीमियम चार्ज करेगा जब वो मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा क्योंकि वो रिस्क एब्जॉर्ब कर रहा है.
और जब एक इन्वेस्टर रिस्क एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो वो रिटर्न भी अपना ज्यादा डिमांड करता है, अदरवाइज वो सारी इन्वेस्टमेंट अपनी रिस्क फ्री एसेट में कर दें। द मार्केट प्रीमियम is the difference between the expected return on the market portfolio and the portfolio of risk-free investment. तो मार्केट प्रीमियम क्या कहलाएगा आपका? It is the difference between market rate of return and return on the risk-free assets. So this is called market premium. यानी मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आप एक प्रीमियम चार्ज करेंगे, that will be the difference between the return on the market assets and a return on the risk-free assets. और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे मार्केट प्रीमियम को? RM minus RF, where RM is the market rate of return and RF is the rate of return on the risk-free assets. तो ये फॉर्मूला है जो कि मार्केट प्रीमियम को शो करता है. दिस इज योर मार्केट प्रीमियम व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन मार्केट इन शेयर्स. जो तीसरा एलिमेंट हमने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के कंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया था, जब आप चूज करने जा रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, दैट इज बीटा फैक्टर ऑफ ए पोर्टफोलियो, जो कि हमारा तीसरा टॉपिक है ऑफ टुडेज डिस्कशन. नाउ बीटा फैक्टर, any other portfolio on the capital market line must offer an expected return in excess of the risk free rate. क्योंकि अगर रिस्क फ्री रेट है तो वो लोएस्ट पॉइंट पे आ रहा होगा. उससे ऊपर जितने भी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो पी, पोर्टफोलियो एम, दैट विल हैव मोर रिटर्न देन द रिस्क फ्री एसेट, क्योंकि वहां पे रिस्क प्रीमियम आ गया. In the previous diagram, the expected return from portfolio P can be stated as a formula. तो उसको फॉर्मूला में हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? Expected return from portfolio P can be represented as RP, where P represents the return on portfolio P, equal to RF, risk-free rate of return, plus beta multiply by market premium, जो कि हमने अपने पिछली स्लाइड पे देखा था कि मार्केट प्रीमियम चार्ज करता है इन्वेस्टर व्हेन ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन मार्केट शेयर्स. तो बीटा भी एक नई चीज आई है. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क फ्री एसेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, मार्केट प्रीमियम को डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे बीटा जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है इस फॉर्मूले में, that is a new thing. Now beta is a factor that represent the slope of the capital market line and the element of risk in the portfolio compared with the risk in the market portfolio. It is called a beta factor. तो इसमें जो important चीजें वो हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं कि it represent the risk in the portfolio when compared with the risk in the market portfolio. तो it represent the risk, basically it represent the risk. और जो रिटर्न हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है वो फॉर्मूला अगर आप देखें तो उसमें आप ऐड कर रहे हैं रिस्क फ्री रिटर्न. यानी अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं एक मार्केट शेयर्स में या मार्केट सिक्योरिटीज में, जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वो क्या कहेगा कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो मुझे चाहिए प्लस रिस्क मुझे अपना कवर करना है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा. उसकी कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे. तो प्लस आपको क्या चाहिए? रिस्क मल्टीप्लाई बाय रिस्क मार्केट प्रीमियम, यानी प्रीमियम मैं चार्ज करूंगा और उसको मल्टीप्लाई करूंगा विद द रेस्पेक्टिव रिस्क. तो इसका जो कॉम्बिनेशन हो, इसका जो आउटकम निकलेगा, दैट विल माई required rate of return. Beta factors are explained in more detail later. बीटा पे हम काफी डिस्कशन करेंगे क्योंकि बीटा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन required rate of return calculation, which is CAPM. और at this stage it is sufficient to note the following points. The beta factor can be calculated for every portfolio on the capital market line.
जो कैपिटल मार्केट लाइन हमने ड्रॉ की थी, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखी थी, वो उस लाइन पे जितने भी पोर्टफोलियो बनेंगे उन सब के लिए बीटा फैक्टर कैलकुलेट हो सकता है। द मार्केट पोर्टफोलियो हैज अ बीटा फैक्टर ऑफ 1। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर आए कि वो तमाम मार्केट के शेयर्स में इन्वेस्ट करें तो उसका क्या बीटा होगा? 1, क्योंकि मार्केट एज ए होल का जो रिस्क हम बताते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। तो अगर कोई इन्वेस्टर तमाम स्टॉक एक्सचेंज की जितने भी शेयर ट्रेड हो रहे हैं सब में कुछ ना कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा रिस्क, टोटल रिस्क 1। और जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था RM इक्वल टू RF प्लस 1 RM माइनस RF, तो ये अगर वहां पे पुट करते हैं तो 1 इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और अ पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स हैज अ बीटा फैक्टर ऑफ 0, क्योंकि देयर इज नो रिस्क इन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, तो उनका बीटा क्या होता है? 0। मार्केट का बीटा है 1 और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का बीटा है 0, तो उसका क्या हो जाएगा कि RF इक्वल टू RF निकल आएगा। A portfolio on the capital market line consisting of 50% market portfolio investment and 50% risk-free investments has a beta factor of, क्या beta factor निकलेगा कि 50% आपकी इन्वेस्टमेंट है इन रिस्क फ्री एसेट्स और 50% है मार्केट शेयर्स या मार्केट सिक्योरिटीज में, तो उसका बीटा क्या निकलेगा? 0.5। तो यहां पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस हुई कि मार्केट पोर्टफोलियो हैज अ बीटा फैक्टर ऑफ 1 एंड अ मार्केट पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हैज अ बीटा फैक्टर ऑफ 0। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50% मार्केट पोर्टफोलियो में हो और 50% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में हो तो बीटा फैक्टर होगा 0.5। तो इस स्लाइड में हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें समझी कि जो बीटा है, जो रिस्क आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मार्केट के लिए 1 है और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए 0 है। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एसेट्स में हो और 50% मार्केट सिक्योरिटीज में हो तो आपका बीटा फैक्टर कितना हो जाएगा? 0.5। तो ये थी कुछ डिस्कशन रिगार्डिंग बीटा फैक्टर। A beta factor can also be calculated for individual securities, shares और corporate bonds। अभी तक हमने पीछे देखा था कि बीटा फैक्टर की बात कर रहे थे इन रिस्पेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो, तो ये इंडिविजुअल सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स के लिए भी कैलकुलेट हो सकते हैं। The beta factor of a portfolio of securities is simply the weighted average of the beta factors of all the securities in the portfolio। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं 4 या 5 और उन सब के आपको बीटा बताए हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट ए में, बी में, सी में, डी में ये रिस्क हैं और बीटा उनके यही है, तो उनको वेट कर लेंगे तो आपके पास बीटा फैक्टर ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। एक पेंशन फंड है जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है मुख्तलिफ सिक्योरिटीज में। अ पेंशन फंड इज एडिंग 2 न्यू इन्वेस्टमेंट्स टू द पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इट्स फंड, यानी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसमें 2 और एसेट्स को इंक्लूड किया जा रहा है। द एग्जिस्टिंग पेंशन फंड कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ $800 million। These have a combined beta factor of 0.7, यानी उसकी मार्केट वैल्यू आपको गिवन है। सेकेंडली आपको उसका बीटा फैक्टर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का बीटा फैक्टर बता दिया गया और उसकी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बता दी गई। It is now adding an investment of $100 million in domestic government bonds and an investment of $50 million in equity shares that have a beta factor of 1.4। तो आपके पास मार्केट वैल्यूज आ गई कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की क्या मार्केट वैल्यू थी, अभी जो नई इन्वेस्टमेंट्स कंपनी करने जा रही है, वन इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अनदर इज इन द इक्विटी शेयर्स, तो उनकी मार्केट वैल्यू बता दी गई और उनके बीटा फैक्टर्स भी बता दी गए। इसमें एक बीटा फैक्टर मिसिंग है, डेट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और उससे रिलेटेड हम बात कर चुके हैं पहले
कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, रिस्क फ्री एसेट्स पे बीटा होता है 0. नाउ द रिक्वायरमेंट इज टू कैलकुलेट अ बीटा फैक्टर ऑफ द enlarged portfolio after the addition of the 2 new investments. कि आप ये 2 इन्वेस्टमेंट अगर ऐड करते हैं पोर्टफोलियो के अंदर तो फिर पोर्टफोलियो का बीटा कितना होगा, उसकी कैलकुलेशन आपने करनी है. तो इसमें हम देख लेते हैं कि आंसर में सबसे पहले उसने बीटा फैक्टर बता दिया कि रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर रिस्क फ्री एंड देयरफॉर इट हैज अ बीटा ऑफ 0. तो हम टोटल इसका कैलकुलेट करें तो आप ये देख रहे हैं कि हमने टेबुलर फॉर्म में शो किया है. सिक्योरिटीज को सबसे पहले मेंशन किया है एग्जिस्टिंग फंड, उसकी फिर वैल्यू, उसका बीटा फैक्टर और फिर वेट किया है. तो आप एग्जिस्टिंग फंड का देख रहे हैं कि 800 मिलियन उसकी वैल्यू थी, 100 मिलियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की थी और $50 मिलियन न्यू इक्विटीज की. तो टोटल मार्केट वैल्यू बन जाती है $950 मिलियन. और उसके आगे उनके रेस्पेक्टिव बीटास मेंशन है. 0.7 फॉर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, 0 फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड एंड 1.4 फॉर न्यू इक्विटीज. जो नए शेयर्स में कंपनी ने इन्वेस्ट करने हैं उनकी बीटा है 1.4. अभी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया विद द बीटा तो आपके पास आ गई टोटल बीटा वैल्यू डेट इज 560, 0 एंड 70. तो 630 आपकी टोटल वैल्यू ऑफ बीटा बन जाती है. अगर इसका वेट आप करें 630 डिवाइड बाय 950 तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.663. तो आपका नया बीटा कितना कैलकुलेट हो गया 0.663 विच इज लेस देन द करंट बीटा. यानी आपने ये 2 नई इन्वेस्टमेंट करके अपने रिस्क को कम कर लिया है और आपका रिस्क हो गया 0.663 और पहले कितना था 0.7. It was stated earlier that investors can reduce their investment risk by diversifying. However, not all risk can be eliminated. कि डाइवर्सिफिकेशन से आप रिस्क अपना रिड्यूस कर सकते हैं और यही पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया था कि एन इन्वेस्टर वांट्स टू रिड्यूस हिज रिस्क. तो इसके लिए वो डाइवर्सिफिकेशन करता है. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि एन इन्वेस्टर कैन नॉट एलिमिनेट हिज रिस्क बाय डाइवर्सिफिकेशन and there will be some risk that cannot be eliminated by diversification. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि not all risk can be eliminated. When the economy is weak and in recession, returns from the market as whole are likely to fall. क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज में भी देखते होंगे जब मार्केट लो हो रही होती है तो रिटर्न्स भी आपके लो हो जाते हैं. डाइवर्सिफिकेशन विल नॉट प्रोटेक्ट investors against falling returns from the market as a whole. तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आप कंप्लीट रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते. Similarly, when the economy is strong, returns from the market as a whole are likely to rise. Investors in all or most share in the market will benefit from the general increase in returns. तो इससे क्या कंक्लूजन हमने निकाला कि सर्टेन एक्सटेंट तक रिस्क मौजूद रहता है. अब बेशक आप डाइवर्सिफिकेशन कर लें, तमाम इक्विटी जो भी सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही हैं स्टॉक एक्सचेंज में, सब में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क फिर भी मौजूद रहेगा, वो एलिमिनेट नहीं हो सकता. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क. अभी चौथी चीज जो हमने चूजिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आज डिस्कस कर रहे हैं डेट इज सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आगे कैपम में भी कंटिन्यू होती रहेंगी. अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होते हैं? विच इज अ रिस्क दैट इज यूनिक टू इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स. ये बोल्ड में शो हो रहा है कि इट इज अ रिस्क दैट इज यूनिक टू इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट. हर सिक्योरिटी का, हर इन्वेस्टमेंट का अपना रिस्क होता है. दैट इज कॉल्ड अनसिस्टमैटिक रिस्क. That can be eliminated through diversification. क्योंकि ये जब लिंक है अपनी सिक्योरिटी के साथ, अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा. और ये चीज इसमें काफी इंपॉर्टेंट है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन.
Now, second type of risk is systematic risk or market risk. This is a risk that cannot be diversified away because it is risk that affects the market as a whole and all investment in the market in the same way. इसमें आपके पास डायग्राम आप देख रहे होंगे, डायग्राम आपके सामने अपीयर हो रही है जिसमें हमने रिस्क बताया हुआ है, उसके फिर टाइप्स बताई हुई हैं. स्पेसिफिक रिस्क इज अनसिस्टमेटिक रिस्क जो कि डाइवर्सिफिकेशन से एलिमिनेट हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है. एंड सेकंड टाइप ऑफ रिस्क इज मार्केट रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क. और सिस्टमैटिक रिस्क में अंदर दो ब्रांचेस और हैं. नंबर 1 बिजनेस रिस्क एंड नंबर 2 फाइनेंशियल रिस्क. तो ये टोटल चार्ट है रिस्क का जो कि इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करते हुए या पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हुए, पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए आपको फेस करने होंगे और आपको देखने होंगे कि आप इससे इन तमाम रिस्क से किस तरह टैकल कर रहे हैं और किस तरह इसको एलिमिनेट कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं. अनसिस्टमैटिक रिस्क की हमने बात कर ली कि इट कैन बी एलिमिनेट थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट सिस्टमैटिक रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेट थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. उसके अंदर दो रिस्क आ रहे हैं, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क. तो जहां तक फाइनेंशियल रिस्क की बात है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस कर रहे थे कि इन यूजिंग व्हेन यू आर गोइंग टू यूज एग्जिस्टिंग वैक, तो वहां पे आपको डेट इक्विटी रेशियो देखना होगा कि आपका डेट का एलिमेंट और इक्विटी का एलिमेंट कितना है. और वहां पे हमने इसको क्या डिफाइन किया था, फाइनेंशियल रिस्क. तो आप से ये बात हुई थी कि आप एग्जिस्टिंग वैक उस वक्त यूज कर सकते हैं फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जबकि आपका डेट इक्विटी रेशियो चेंज ना हो रहा हो, सेम हो. तो आप नई इन्वेस्टमेंट को एवेलुएट उस वक्त करेंगे जब आपका एग्जिस्टिंग वैक यूज करते हुए जब आपका फाइनेंशियल रिस्क चेंज नहीं हो रहा. तो वहां पे हमने बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क की बात की थी. अब बिजनेस रिस्क में हमने वहां पे डिफाइन किया था कि बिजनेस दो रिस्क विच इज ड्यू टू अ लार्ज फैक्टर्स इन द मार्केट. उसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस, उसमें रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आ सकती हैं, इंडस्ट्री की ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स भी आ सकती हैं. जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हमने कहा था कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए अलग रेगुलेशंस हैं तो बिजनेस रिस्क है उसके लिए, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए अलग रेगुलेशंस हैं तो उसके लिए अलग बिजनेस रिस्क है. तो यहाँ पे हमने रिस्क को डिस्कस कर लिया. नाउ वी विल डिस्कस इम्प्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क फॉर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. द डिस्टिंक्शन बिटवीन systematic risk and systematic risk has important implication for investment. वो आपको बहुत अच्छे तरीके से उस पर नॉलेज होना चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए ताकि आप हर सिचुएशन को उसका टैकल कर सकें. Investors expect a return on their investment that is higher than the risk-free rate of return unless they invest 100% in risk-free investment. क्योंकि एक ऑप्शन तो ये कि आप तमाम के तमाम इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री एसेट्स में करते हैं तो वहां पे देर इज नो रिस्क इन फॉर योर इन्वेस्टमेंट एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ योर रिटर्न, क्योंकि आपका रिटर्न सेफ है, आपको फिक्स रिटर्न फिक्स्ड अमाउंट में मिलता रहेगा, डेट इज रिस्क फ्री. लेकिन आप मार्केट सिक्योरिटीज की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको रिस्क फेस करना होगा, तो उसके लिए हायर रिस्क रिक्वायर होते हैं. द हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज टू कॉम्पेंसेट इन्वेस्टर फॉर द हायर इन्वेस्टमेंट रिस्क. By diversifying and investing in a wide range of different securities, investors can eliminate unsystematic risk, जो कि हम पिछली स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं. This is because if some investments in the portfolio perform much worse than expected, others will perform much better. क्योंकि कुछ अच्छा रिटर्न देंगे, कुछ बुरा रिटर्न देंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे और आपके पास जो टोटल आउटकम आएगा दैट विल बी रीजनेबल और जो इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी हो जाएंगी. द गुड परफॉर्मिंग एंड पुअर परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स कैंसल आउट ईच अदर. थ्रू डाइवर्सिफिकेशन यू कैन एलिमिनेट योर अनसिस्टमैटिक रिस्क that is specific to the individual securities.
In a well diversified portfolio, the unsystematic risk is therefore zero. और जो ऐसे डाइवर्सिफिकेशन करे कि वो बेहतरीन हो तो उसमें आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क जीरो हो जाता है. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि सिनेरियोज में आपको ये भी कंसीडर करना होगा. Investors should therefore not require any additional return to compensate them for unsystematic risk. The only risk for which investors should want a higher return is systematic risk. क्योंकि unsystematic risk is specific to investment और it can be eliminated through diversification. तो वहां पे इन्वेस्टर का अपना इनपुट चाहिए कि वो अपने अनसिस्टमैटिक रिस्क को टैकल कर ले. लेकिन जो सिस्टमैटिक रिस्क है डेट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, वहां पे उसको एक रिस्क प्रीमियम चाहिए. तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्या द ओनली रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स शुड वांट अ हायर रिटर्न इज सिस्टमैटिक रिस्क. दिस इज अ रिस्क दैट अ मार्केट एज अ होल विल परफॉर्म वर्स और बेटर देन एक्सपेक्टेड. In the earlier diagrams showing the efficient frontier of portfolios and the capital market line, the risk measurement for portfolios on the efficient frontier and capital market line is systematic risk only. तो जो capital market line हमने पिछली diagrams में देखी थी उसमें जो risk आ रहे हैं that represent the systematic risk क्योंकि diversification से unsystematic risk को cover कर लिया गया है. तो यहाँ पे सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क कैपिटल मार्केट लाइन में रिप्रेजेंट हो रहे थे. तो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की हैं जो कि पोर्टफोलियो से लिंक थी और पोर्टफोलियो के टॉपिक से हमने कंटिन्यू की थी आज के टॉपिक के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जो जिसका ये आउटलाइन आपके सामने आ रहा है. दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. और जो पीछे हमने चीजें डिस्कस की हैं सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक रिस्क, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड मार्केट प्रीमियम, वो सारा कुछ लिंक्ड है विथ कैपम. तो यहाँ पे उसके कैपम के आउटलाइन को दोबारा देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है. इसमें क्या है हमारे आउटलाइन में क्या मौजूद था? टू अंडरस्टैंड द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एंड इट्स यूजेस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, to apply adjusted present value approach to decision making and systematic and unsystematic risk. तो ये वो तमाम important elements हैं, इसलिए इसको अलग यहाँ पे mention भी कर दिया गया है ताकि आपके consideration इस पे अच्छी हो जाए. Now, capital asset pricing model. This model is used to calculate the required return of a security or minimum return of a security, project return और द कंपनी KE. यानी कैपम से आपको क्या क्या मिल रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और उस पे क्लियर होना चाहिए कि इट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. कि कैपम से जो आपको मिलेगा दैट इज द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ ए सिक्योरिटी और वो रिटर्न जो होगा रिक्वायर्ड रिटर्न दैट विल बी द मिनिमम रिटर्न ऑफ ए सिक्योरिटी. क्योंकि आप ये कहेंगे कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी में भी कैलकुलेट किया था जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक शुरू किया था. तो उसमें हमने KE निकालना देखा था कि KE किस तरह कैलकुलेट करते हैं और KE को हमने ये देखा था कि इट इज अ प्रेजेंट. हम जो मार्केट जो फ्यूचर डिविडेंड्स हैं उनको डिवाइड कर रहे थे थ्रू विद द मार्केट वैल्यू, आपके पास KE आ जाता था. तो वहां से हम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज निकाला था. तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड रिटर्न की क्या बात हो रही है? तो इट इज द मिनिमम रिटर्न ऑफ ए सिक्योरिटी दैट इज रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर या इक्विटी होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर. तो वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर इंफॉर्मेशन कैपम के मुताबिक दी हो क्वेश्चन में तो आप यहां से भी रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. और इट इज ऑल्सो द मिनिमम रिटर्न, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें आपको डिविडेंड्स दिए हों और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स दिए हों, तो वहां से आप की थ्रू डिविडेंड ग्रोथ डिविडेंड मॉडल कैलकुलेट कर लेंगे. लेकिन साथ में आपसे ये भी पूछा गया हो कि मिनिमम रिटर्न
इस इक्विटी पे क्या होना चाहिए, तो वो मिनिमम रिटर्न आप किस तरह बताएंगे, थ्रू कैपम फॉर्मूला, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। और सो इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एंड, और इसके साथ साथ आप कंपनी का KE भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि पहले हम इन्वेस्टर की बात कर रहे थे कि इन्वेस्टर के लिए आप पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इट assumes a linear relationship between risk and return। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो कैपम है, इट assumes a linear relationship between risk and return, क्योंकि एक रिलेशनशिप बनाता है और रिलेशनशिप रिस्क और रिटर्न को देखते हुए वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि कितना मिनिमम रिटर्न होना चाहिए। इन अ पोर्टफोलियो थ्योरी द टोटल रिस्क सिग्मा ऑफ सिक्योरिटी इज कंसीडर्ड। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पोर्टफोलियो थ्योरी में भी आपने रिस्क निकालना सीखा था और यहाँ पे भी आप रिस्क कैलकुलेट कर रहे होंगे कैपम में। तो पोर्टफोलियो में थ्योरी में जो रिस्क था, दैट इज द टोटल रिस्क सिग्मा ऑफ सिक्योरिटी। However, in CAPM model, only the systematic risk is considered। वहां पे टोटल रिस्क था पोर्टफोलियो थ्योरी में, और कैपम में सिस्टमैटिक रिस्क की से बात होगी। तो इन कैपम मॉडल ओनली द सिस्टमैटिक रिस्क इज कंसीडर्ड, क्योंकि हम कैपम पिछले डिस्कशन में ये देख चुके हैं कि योर अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो कैपिटल मार्केट लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, उसमें जो भी रिस्क आ रहे थे, दैट इज ओनली ड्यू टू द सिस्टमैटिक रिस्क। तो कैपम में जो रिस्क हम निकालना सीखेंगे, दैट रिप्रेजेंट द सिस्टमैटिक रिस्क। ऑन इसमें ग्राउंड्स के हैं, दैट द इन्वेस्टर may reduce or completely eliminate the systematic risk by way of diversification, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें काफी चीज थी कि पोर्टफोलियो थ्योरी जो बात करती है वो बात करती है टोटल रिस्क की, और कैपम जो बात करते हैं वो बात करते हैं ओनली सिस्टमैटिक रिस्क। Concepts that are used in portfolio theory can be applied to an analysis in the risk in individual securities, such as the shares of individual companies. The CAPM establishes a relationship between investment risk and expected return for individual securities. तो यहाँ पे हमने CAPM को डिस्कस किया, उसके इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ली कि CAPM क्या होता है। CAPM is the required rate of return calculated by a formula, specific formula, or it is also the minimum return required on a security, on an investment। और ये रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, और जो इसमें रिस्क होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ओनली सिस्टमैटिक रिस्क को। अभी आपके सामने एक पूरी डायग्राम आ गई है कि इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे। कैपम में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क आ रहे हैं, उसमें हम डेफिनेशंस और मेजरमेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क देखेंगे, फिर बीटा फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, उसके मेजरमेंट, कैलकुलेशन, इंटरप्रिटेशन को, और कैपम पे आएंगे, उसके फार्मूला, सिक्योरिटी मार्केट लाइन को देखेंगे, और यूजेस ऑफ द कैपम, वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर कंपनीज, एसेट बीटा, इक्विटी बीटास, यूज ऑफ द इक्विटी बीटा, क्योंकि जब बीटा को हम डिस्कस कर लेंगे तो हम उसके बाद ये देखेंगे, जो कि हमने एक बात की थी जब हम वैक को डिस्कस कर रहे थे, कि अगर गियरिंग चेंज हो जाए कंपनी की, अगर उसका डेट इक्विटी रेशियो चेंज हो रहा हो, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए एक तो हमने रिस्क एडजस्टेड वैक की बात की थी, जो कि यहाँ पे भी हम जब हम कैपम को डिस्कस कर चुके होंगे तो उस वक्त डिस्कस करेंगे। या एपीवी हमने सोचा था कि एपीवी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपका फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा हो। या फिर तीसरी चीज यहाँ पे एसेट बीटा, इक्विटी बीटा है, जो कि हम यूजेस ऑफ द कैपम में देखेंगे। गियरिंग एंड अनगियरिंग बीटास, यानी अगर आप अनगेट कंपनी से गेट कंपनी की तरफ जा रहे हैं तो उसमें बीटा को किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, या अगर आपकी गेट कंपनी है उसको और गियरिंग कर रहे हैं तो फिर बीटा को किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। और आखिर में उसके एजम्पशंस और लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे कैपम की। और जब ये कैपम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू को हम देखेंगे।
तो ये तमाम चीज़ें हम कैपम यानी डिस्कस करेंगे। इसका पूरा एक प्रोसेस है जो कि यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। नाउ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैपम। सबसे पहले सिस्टमेटिक रिस्क जो कि हम पीछे कुछ डिटेल में देख चुके हैं वहाँ, और यहाँ पे जो उसकी और डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क इज रिस्क दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय डाइवर्सिफाइंग एवरी इंडिविजुअल सिक्योरिटी विद द एक्सेप्शन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज हैज सम सिस्टमेटिक रिस्क। क्योंकि कैपिटल मार्केट लाइन जो हमने ड्रॉ की थी दैट इज ओनली ड्यू टू द सिस्टमेटिक रिस्क। तो हर सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक रिस्क होता है अदर देन रिस्क फ्री एसेट्स। Since investors can eliminate unsystematic risk through diversification in a portfolio, their only concern should be with the systematic risk of the securities they hold in their portfolio. The return that they expect to receive should be based on their assessment of systematic risk rather than total risk, unsystematic plus unsystematic risk in the security. ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैपम में हम वी विल कंसीडर ओनली सिस्टमेटिक रिस्क, क्योंकि अनसिस्टमेटिक रिस्क के बारे में हम ये कह रहे हैं और ये हमारी अजम्पशन है कि इट कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। द सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ ए सिक्योरिटी कैन बी कंपेयर्ड विद द सिस्टमेटिक रिस्क इन द मार्केट पोर्टफोलियो एज अ होल। तो यहां पे हमने क्या बात की कि एक सिक्योरिटी का जो सिस्टमेटिक रिस्क है वहां पे हम कंपेयर करेंगे विद द मार्केट systematic risk as a whole, that is equal to 1. A security may have a higher systematic risk than the market portfolio. This means that the average market return rises due perhaps to growth in the economy. The return from the security should rise by an even larger amount. Similarly, if the average market return falls due to a deterioration in business conditions, the return from the security will fall by an even larger amount. A security may have a lower systematic risk than the market portfolio. तो यहाँ पे हम तमाम कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमने पिछली स्लाइड पे ये बात की कि एक इन्वेस्टमेंट का, एक सिक्योरिटी का हम कंपेयर करेंगे सिस्टमेटिक रिस्क विद द सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द मार्केट एज अ होल, तो उसमें इंडिविजुअल सिक्योरिटी का जो रिस्क है, सिस्टमेटिक रिस्क है, वो मार्केट के सिस्टमेटिक रिस्क से या तो ज्यादा हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। सो दैट व्हेन द एवरेज मार्केट रिटर्न राइजेस, द रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी विल राइज but by a smaller amount. Similarly, when the average market return falls, the return from the security will also fall but by a small amount. तो यहाँ पे रिस्क को हमने रिलेट किया है विद रिटर्न, जो कि हमने पीछे जब कैपम का इंट्रोडक्शन कराया था उस वक्त देखा था कि इट डिफाइंस अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। A risk-free security has no systematic risk. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, because returns on these securities are unaffected by changes in market conditions. क्योंकि जो रिस्क फ्री एसेट्स हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता मार्केट कंडीशंस का, तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी हैज नो सिस्टमैटिक रिस्क। नाउ मेजरमेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। A well-diversified portfolio still have some degree of risk or variability. आप बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर लें, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर लें, तो आप अपना अनसिस्टमैटिक रिस्क तो एलिमिनेट कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं उसको, लेकिन जो रिस्क उसमें कुछ बच जाएगा, डेट रिप्रेजेंट था सिस्टमैटिक रिस्क और मार्केट रिस्क। और मार्केट रिस्क में आपको पता है दो चीजें आ रही हैं, एक बिजनेस रिस्क एंड सेकेंडली फाइनेंशियल रिस्क। This is due to the fact that all shares are sensitive to some degree of systematic risk. Systematic risk will affect the shares of all companies, although some will be affected to a greater or lesser degree than others. क्योंकि बिजनेस रिस्क को आप 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, रेगुलेशंस अपनी जगह हैं, मार्केट कंडीशंस अपनी जगह हैं, जो कि मार्केट को अफेक्ट कर रही हैं, कंपनीज को अफेक्ट कर रही हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं। The degree to which a share returns are affected by systematic risk depends upon the share's
sensitivity to systematic risk. This sensitivity to systematic risk is measured by a beta factor. तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि how can you measure your systematic risk. वो sensitivity को कैलकुलेट करना होता है कि how much your securities are sensitive to systematic risk. और वो sensitivity किस तरह कैलकुलेट करते हैं? This sensitivity to systematic risk is measured by a beta factor, जिसको हम पीछे एक उस पर डिस्कशन कर चुके हैं. तो अभी बीटा फैक्टर की बात हुई थी, तो बीटा फैक्टर देख लेते हैं. The systematic risk for an individual security is measured as a beta factor. This is a measurement of the systematic risk of the security. तो बीटा में हम क्या मेजर कर रहे होते हैं? Measurement of the systematic risk in relation to the systematic risk of the market as a whole. तो हम इंडिविजुअल सिक्योरिटी या सिस्टमैटिक रिस्क बीटा में मेजर कर रहे होते हैं इन रिलेशन टू द सिस्टमैटिक रिस्क टू द मार्केट एज अ होल, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि मार्केट का जो इफेक्ट आ रहा है वो उसकी वजह से जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी है उसका सिस्टमैटिक रिस्क अफेक्ट हो रहा है. बीटा फैक्टर्स फॉर कोटेड शेयर्स आर मेजर्ड यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा and published data. They are determined by comparing changes in the shares return compared to the changes in the market returns over a period. क्योंकि हिस्टोरिकल और पब्लिश डेटा है उससे आपको पिछले सालों का ट्रेंड पूरा पता चल जाएगा कि ईयर 1 से ईयर 10 में रिटर्न्स का क्या ट्रेंड रहा है, रिस्क और उसमें कितने फ्लक्चुएशंस आई हैं, तो उसकी यूज करते हुए आप अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे. तो जो बीटा फैक्टर है फॉर कोटेड कंपनीज कैन बी मेजर्ड यूजिंग हिस्टोरिकल एंड पब्लिश्ड डेटा. दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द सिक्योरिटी characteristic line and gives an indication of the share sensitivity to these market changes. The beta factor is estimated from these observations by determining the gradient or slope of the line of best fit through the observed points, जो कि कैपिटल मार्केट लाइन में प्रेजेंट हो रहा था, और उसको सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन भी बोल रहे हैं हम यहाँ पे. द स्टीपर द स्लोप द मोर वोलेटाइल द शेयर्स एंड हायर द बीटा फैक्टर. क्योंकि हमने जो डायग्राम देखी थी उसमें एक स्लोप जा रहा था कि वो बिल्कुल स्टीप हो जाए तो वो अपना रिस्क उसना बता रहा होगा कि इट इज हाउ मच रिस्की. द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अ सिक्योरिटी बीटा फैक्टर इज एज फॉलोज. अभी हम बीटा फैक्टर की फॉर्मूलाज को देख लेते हैं कि बीटा फैक्टर किस तरह कैलकुलेट करेंगे. आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि बीटा फैक्टर ऑफ सिक्योरिटी किस तरह हम प्रेजेंट कर रहे हैं. एक तो इसका लिखने का स्टाइल जो है बीटा फैक्टर को, जो कि पीछे भी आपने देखा था कि बी यूं लिखते हैं कि बी एस, और ये किसके इक्वल है? सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी एस and divided by systematic risk of the market as a whole. तो systematic risk of security S आप individual security का calculate करेंगे और systematic risk of the market as a whole लेंगे, तो फिर आपके पास beta factor of a security आएगा. beta factor of security. अभी यहाँ पे market as a whole is a market portfolio. There are two ways for restating this formula in statistical terms. अभी systematic risk तो एक सिंपल वर्ड हमने यूज कर दिया, लेकिन अभी कैलकुलेट किस तरह होगा? कैलकुलेशन के लिए आपको क्या यूज करना होगा कि फॉर्मूला, इसके लिए काफी फार्मूला हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो आप यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि फार्मूला 1 है बीटा के लिए कोवेरियंस आपको निकालना होगा बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द मार्केट. सबसे पहले आप कोवेरियंस निकालेंगे बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द मार्केट और उसको डिवाइड करेंगे विद द वेरिएंस ऑफ द मार्केट. कोवेरियंस कैलकुलेट करेंगे ऑफ बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द मार्केट, उसको डिवाइड करेंगे
वेरिएंस के साथ ऑफ मार्केट। और फॉर्मूला 2 क्या शो कर रहे हैं कि आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द मार्केट मल्टीप्लाई बाय रिस्क ऑफ द या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। तो ये दो इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड फार्मूला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ बीटा। तो पहले में हमने देखा कि कोवेरियंस आप निकालें बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द मार्केट और उसको डिवाइड कर दें बाय द वेरिएंस। दूसरा फार्मूला है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालें आप बिटवीन द सिक्योरिटी एंड द मार्केट और उसको मल्टीप्लाई करेंगे सिक्योरिटी के रिस्क के साथ और उसको डिवाइड करेंगे इन टोटल अमाउंट को बाय द मार्केट रिस्क दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एम। और नीचे आपको उसकी एब्रीविएशंस बता दी गई हैं जो कि आपको क्लियर होंगी क्योंकि आप पोर्टफोलियो को डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। कोवेरियंस है बिटवीन द सिक्योरिटी एस एंड द मार्केट। Here sigma m is the standard deviation of returns from the market portfolio which is risk of the market, and sigma s is the standard deviation of returns of security for security s which is the risk for security s। and ये जो PSM जिसको हम बोल रहे हैं that is the correlation coefficient of returns from security s with returns from the market as a whole। तो ये हमने फार्मूला आज डिस्कस कर लिया कि बीटा फैक्टर जो है उसको आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे और बीटा फैक्टर किन चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट्स ओनली द सिस्टमैटिक रिस्क एंड कैपम में हम सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को टैकल कर रहे होते हैं और जब हम पोर्टफोलियो की बात हुई थी तो पोर्टफोलियो में टोटल रिस्क को यानी उसमें पोर्टफोलियो में हम टोटल रिस्क को कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को सिर्फ टैकल कर रहे होते हैं। अभी हम यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। द एनुअल रिटर्न्स ऑन शेयर्स इन कंपनी Z हैव अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3.5%। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रिस्क of company Z shares which is 3.5% and the standard deviation of the market returns is 2.72%. The correlation coefficient for returns on shares in company Z and the returns for the market as a whole is positive 0.85. The beta factor कैसा निकालेंगे आप covariance को correlation coefficient को multiply करेंगे with the risk of the security of company Z divided by the risk of the market standard deviation of the market that is 2.72। तो यहाँ पे हमने फिगर्स पुट की हुई हैं। 0.85 आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है और ये रिस्क है ऑफ कंपनी Z शेयर्स और दिस इज रिस्क ऑन द मार्केट रिस्क ऑफ द मार्केट और उसके बाद जो बीटा निकला है कंपनी Z का डेट इज 1.12। It means it is greater than the market beta। Market beta कितना होता है 1। तो इसमें हम देख लेते हैं कि रिजल्ट्स क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। द बीटा फैक्टर फॉर ए रिस्क फ्री सिक्योरिटी 0 जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं एंड द बीटा फैक्टर फॉर द मार्केट पोर्टफोलियो इज 1। When the beta factor for an individual security is greater than 1 यानी जो आपका रिजल्ट पीछे निकला था that is greater than 1 तो ये क्या प्रेजेंट कर रहा है द इंक्रीज ऑफ फॉल इन इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न इग्नोरिंग अनसिस्टमैटिक रिस्क will be greater than any given increase or decrease in the market return. When the beta factor for a security is less than 1, the security is relatively low risk. जब आपका less than 1 होगा बीटा फैक्टर तो वो उसको क्या बोलेंगे लो रिस्क क्योंकि मार्केट का जो बीटा है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 और जब आपका ग्रेटर देन 1 आंसर आएगा तो इट मींस इट इज मोर रिस्की देन द ओवरऑल market beta. The expected increase or decrease in its expected return ignoring unsystematic risk will be less than any given increase or decrease in the market return. The formula for the capital asset pricing model is used to calculate the expected return from a security ignoring unsystematic risk. तो ये बात हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि हम अनसिस्टमैटिक रिस्क में ये assumption है कि
आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क इज एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो उसको मैनेज नहीं करना होता, मैनेज और टैकल किसको करना होता है, सिस्टमेटिक रिस्क को। तो कैपा में हम सिस्टमेटिक रिस्क को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। और बीटा का फॉर्मूला हमने देख लिया कि बीटा किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसके एग्जांपल सॉल्व करके उसमें हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजीद क्लियर कर लिया। A beta factor therefore simply describes a share's degree of sensitivity to general changes in the market return caused by systematic risk। तो फॉर्मूला से भी और आप समझ गए होंगे, जो हमने बात पहले की तो उससे भी आप समझ गए होंगे कि हम सेंसिटिविटी देखते हैं शेयर्स की इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल मार्केट रिस्क, कि टोटल मार्केट रिस्क के मुकाबले में इस शेयर्स की सेंसिटिविटी रिस्क की क्या है। Beta factor of 1, this indicates that the share is as sensitive as the market to systematic risk। यानी मार्केट का जो बीटा फैक्टर है डेट इज 1, और अगर किसी सिक्योरिटी का भी बीटा फैक्टर 1 कैलकुलेट हो जाता है तो इट मीन्स इट इज सेम सेंसिटिव एज द मार्केट। मार्केट जितनी सेंसिटिव है उतनी ही आपका सिक्योरिटी सेंसिटिव है। इफ द बीटा फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, दिस मीन्स दैट द शेयर इज more sensitive than the market। A greater आ गया तो it is more sensitive, more risky। Therefore, if the market in general rises by 10%, then the increase in returns of this share are likely to be more than 10%। तो बीटा से आप इस तरह evaluate करते हैं अपने risks को, अपने returns को, कि अगर market का trend, अगर आपका बीटा फैक्टर is greater than 1 है और मार्केट में रिटर्न इंक्रीज होता है बाय 10%, तो आपकी सिक्योरिटी में भी जो रिटर्न होगा डेट विल इंक्रीज बाय 10%। इफ द बीटा फैक्टर इज लेस देन 1, द शेयर इज लेस सेंसिटिव टू मार्केट, यानी मार्केट के इफेक्ट्स कम आएंगे ऑन द सिक्योरिटी एंड इज लाइकली टू राइज एंड फॉल इन वैल्यू लेस देन द मार्केट इन जर्नल। तो उसमें उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना मार्केट में आया है। तो इस तरह बीटा फैक्टर को आप रिलेट करेंगे विद द रिटर्न्स ऑफ द सिक्योरिटी, कि पहले तो बीटा फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना सेंसिटिव है ये सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ द मार्केट एज अ होल, और उस सेंसिटिविटी को फिर आप लिंक करेंगे विद रिटर्न्स, कि अगर ग्रेटर देन 1 है तो इट विल इंक्रीज और डिक्रीज in relation to the market returns, और if the market beta factor is less than 1, तो फिर उसका मार्केट का इफेक्ट सिक्योरिटी पे कम होगा। If the shareholders of a company hold well diversified portfolios, then they are concerned only with systematic risk। The return these shareholders require therefore is only a return to cover the systematic risk of an investment। ये बात हम यहाँ पे बार बार कर रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए और इसमें आपको फर्क क्लियर हो जाए कि अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होते हैं और उसको किस तरह टैकल किया जाता है। तो आज के लेक्चर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से हम कंटिन्यूएशन में स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स को। सो थैंक यू वेरी मच और अस्सलाम वालेकुम।